हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय CNT। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद चैप्टर 7 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो लास्ट चैप्टर में हमने अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखा था, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स देखे थे पर वीक, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयड है। देन हमने ये इनवॉलेंट्री, वॉलेंटरी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट देख लिया था एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखे थे, रूरल एरियाज के भी एंड अर्बन एरियाज के भी। इसके बाद में हम चलते हैं आज, जिसमें हम देखने वाले हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके रखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने इतनी देर से देख लिया कि किस किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, तो कुछ रीजंस ही होंगे जिसकी वजह से इतने सारे टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं। उन्हें एक एक करके देखते हैं। जॉबलेस ग्रोथ। Since independence, the rate of growth of employment in India has been considerably less है than the rate of economic growth। तो इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी हो रही है उतनी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही है। मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो लोग एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, जो काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, उनसे कितनी नेशनल इनकम बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। ऑन द अदर हैंड, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ रही हैं। Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force। हमने देखा पॉपुलेशन कितने भयंकर स्पीड से बढ़ रही है, तो ये जो हमारे पास में इंक्रीज्ड वर्किंग पॉपुलेशन है यानी लेबर फोर्स है, तो ज्यादा पॉपुलेशन को ज्यादा जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि इंडिया में जितने भी बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं उतने ग्रो कर रहे हैं, बट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें चाहिए कि जो बिजनेसेस हैं वो तो ग्रो करें ही, साथ में और नए बिजनेसेस आए। अगर स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे, तो हर एक बिजनेस का, जो न्यू बिजनेसेस इमर्ज कर रहे हैं, उन सब का अपना अपना मैनेजर होगा, अपनी अपनी पोस्ट होंगी, अपने डायरेक्टर्स, अपने एम्प्लॉयज, तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी। बट क्योंकि जो बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं वो भी इतनी ज्यादा लिमिट में नहीं ग्रो कर रहे हैं जिससे और जॉब्स बढ़ जाएं, इस वजह से देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेबर फोर्स। वही पॉपुलेशन वाली बात आ गई। डेथ रेट हैज रैपिडली डिक्लाइंड विदाउट अ करस्पॉन्डिंग फॉल इन बर्थ रेट। जब हमारी कंट्री फर्स्ट स्टेज में थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, तब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई थे, बट देन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई और इंडस्ट्रीज बनती गई, वैसे वैसे डेथ रेट तो कम हो गई लेकिन बर्थ रेट उतनी रह गई, हाई रह गई जितनी पहले थी। Therefore the country has registered an unprecedented population growth। इसलिए इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो गई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। This was naturally followed by an equally large expansion in labor force। हमारी कंट्री फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में आई इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ निकली जॉबलेस, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से डेथ रेट कम हो गई, whereas बर्थ रेट हाई ही रह गई। Therefore हमारे पास में लेबर फोर्स एबंडेंटली अवेलेबल हो गई, फिर इस वजह से आ गई अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है इतना पॉइंट? थर्ड है एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुई, देन पॉपुलेशन बढ़ गई एंड हम मशीन पे स्विच करने लग गए। मतलब लेबर फोर्स भयंकर रूप से अवेलेबल है, स्टिल हम मशीनरी पे स्विच कर रहे हैं। इन इंडिया मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द कंट्री वुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास में जो वर्किंग पॉपुलेशन का एडवांटेज है वो किस काम का, अगर उस पॉपुलेशन को वर्क करने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो। बट हमारे यहाँ नॉट ओनली इन इंडस्ट्री वगैरह तो छोड़ ही दो, एग्रीकल्चर में भी प्रोड्यूसर्स आर इंक्रीजिंगली सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल फॉर लेबर। कैपिटल लेके आ रहे हैं यानी मशीन्स वगैरह खरीद रहे हैं, जो भी कैपिटल पे खर्चा होता है उनका, आपने बीके में पढ़ा है ना कैपिटल एसेट्स, तो वो उन पे खर्चा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लेबर। क्योंकि कैपिटल पे खर्चा करेंगे तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, एंड वहीं लेबर को तो आज छुट्टी चाहिए, आज ये प्रॉब्लम है, या जो भी हो उसकी कैपेसिटी भी कम है। Where capital is in abundant supply, use of automatic machines and other sophisticated equipment is both rational and justified। कैपिटल जल्दी से मिल भी जाता है, लेबर में तो उसकी स्किल्स देखनी पड़ेगी, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, एंड प्रोड्यूसर्स को, बिजनेसेस को पूरी तलाश होती है क्वालिफाइड स्टाफ की। एंड जो हमारी मशीन्स भी हैं वो भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उन्हें लेबर की भी ज़्यादा जरूरत नहीं और काम भी सही से करके देती हैं। तो कोई भी मशीन्स और इक्विपमेंट्स पे रिलाई करना चाहेगा इंस्टेड ऑफ लेबर। बट इन इंडिया दिस पॉलिसी रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा ये बात तो सही है कि हाँ मशीन यूज करेंगे तो हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हो सकता है, बट उस वजह से हमारा लेबर वेस्ट जा रहा है। जो हमारे पास मैन पावर की यूएसपी है उसे हम फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे।
तो इस प्रॉब्लम का तो एक ही इलाज है कि और ज़्यादा बिजनेसेस आए, तो जितने भी वो मशीन्स लगवाएं उन सब के लिए थोड़े थोड़े तो लेबर हर बिजनेस में रहे, तभी जाके किसी तरह हमारे लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अच्छे से है नहीं हमारे पास। इनमें क्या होता है, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच आर कंपैटिबल टू इंडियन इंडस्ट्री। अंत में जो भी जॉब ढूंढ रहा है उसे भारत में ही काम करना है, इंडिया की ही किसी इंडस्ट्री में काम करना है। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच आर कंपैटिबल टू इंडियन इंडस्ट्री आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर। हमने इतने टाइम से देखा है कि इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है, उसके साथ उसकी अलाइड एक्टिविटीज जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह उनमें भी काम करती है। लेकिन इन सब इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही कम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है हमारे पास। आजकल एम्प्लॉयर्स ढूंढ क्या रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज में स्किल ढूंढ रहे हैं। कोई भी बिजनेस किसी भी एम्प्लॉय को क्यों रखना चाहेगा, ताकि वो जो भी काम उसे एक्सपेक्ट करता है वो कंप्लीट कर पाए स्किलफुली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली बोथ। इसलिए एम्प्लॉयर्स आजकल कॉलेज की डिग्री से ज्यादा इंसान के स्किल पर डिपेंड करते हैं, उसे प्रायोरिटी देते हैं। सो देयर इज अ डियर्थ ऑफ स्किल्ड मैन पावर नीडेड बाय द इंडस्ट्री। बहुत भयंकर जरूरत है स्किल्ड मैन पावर की। देन है एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। अब जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली उसने तो पूरी उम्मीद बांध ली कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी एंड हाई पेइंग सैलरी मिलेगी। तो वो जो हमारा यूथ है वो कम में कम करता नहीं है और उसे चाहिए वाइट कॉलर जॉब ही। एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर वाइट कॉलर जॉब्स, यानी जिसमें कॉलर गंदी नहीं होती, दैट इज मजदूरी का काम छोड़कर जब हम बड़े बड़े ऑफिस में जाकर काम करते हैं वो वाला। देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम वो करते नहीं है, वो इतने इनोवेटिव नहीं हो पाते जितने होने चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का स्टार्टअप करने में वो खुद को सफिशिएंट नहीं मानते, क्योंकि उन्हें रिस्क लेना उतना उनके लिए प्रेफरेबल नहीं है। Graduates prefer to remain unemployed till they get a job which is up to their expectations in terms of salary and nature of work. जिस प्रकार का उन्हें काम करना है, उन्हें मैनेजमेंट के फील्ड में चाहिए तो उसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे और किसी डिपार्टमेंट में करेंगे नहीं। ऐसी भी कई सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एंड सैलरी तो वही चाहिए ही है, कई लोगों को 6 फिगर सैलरी भी चाहिए रहती है। सो इस वजह से इंडिया का यूथ एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, हमने देखा बहुत भयंकर रूप की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चर सीजनल है, यानी वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज सीजनल बाय नेचर, इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून। एग्रीकल्चर को चाहिए मॉनसून। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, इरिगेशन है नहीं, सॉइल फर्टाइल है नहीं, और प्रोडक्शन टेक्निक्स आउटडेटेड, ओल्ड यूज कर रहे हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, सर्टिफाइड यूज नहीं करेंगे अगर तो सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रॉपर होने की गारंटी कम हो जाएगी एंड मैक्सिमम चांसेस आर कि वो रिलायबल नहीं हो। These are the factors that reduce the capacity of agriculture for other gainful employment throughout the year. ऐसी सब प्रॉब्लम्स की वजह से एग्रीकल्चर की कैपेसिटी तो कम होती ही है, साथ में ये सब चीजें सर्टिफाइड एंड ऑल इकट्ठा करने के लिए एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोगों को बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ती है एंड उतनी मेहनत करके भी वो एम्प्लॉयड रह पाते हैं ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर द लेबर फोर्स रिमेन्स जॉबलेस, उनके पास में कोई और जॉब नहीं है अदर देन एग्रीकल्चर। सो सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर भी एक पॉइंट है। देन है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी खासी हो पा रही है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट देखा था। इकोनॉमिक ग्रोथ बस रियल नेशनल इनकम के इंक्रीज के बारे में बात करती है, whereas इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियल नेशनल इनकम के साथ में उसके साथ जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं उन्हें भी कंसिडर करती है। यानी हमारे नेशन की इनकम तो बढ़ रही है पर प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं आ रहे, प्रोडक्टिविटी में कमी है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, ऊपर देखा था ना इरिगेशन फैसिलिटी में प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 टाइप्स देखे थे, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक में आता है एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है, सोशल में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये जो 5 चीजें हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी अनसेटिस्फैक्टरीली ग्रोथ हुए हैं, यानी उनकी भी ग्रोथ कुछ खास हुई नहीं है। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज जितनी होनी चाहिए थी उतनी एक्सपांड नहीं कर पाई, जितनी ग्रो होनी चाहिए थी उतनी ग्रो नहीं कर पाई। अगर इंडस्ट्रीज ग्रो करती तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाती, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज सब कुछ बेटर अवेलेबल कर पा पाती। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज्ड इनफ इन द रूरल सेक्टर टू एब्जॉर्ब द ग्रोइंग लेबर फोर्स। तो रूरल सेक्टर में क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो क्यों है? क्योंकि जो भी हो रही है, जितनी भी हो रही है, अर्बन एरियाज में ज्यादा हो रही है, रूरल एरियाज में कम हो रही है। पर जैसा कि हमने चैप्टर 5 में भी रूरल सेक्टर को ग्रो करने की, डेवलप करने की इंपॉर्टेंस को जाना, उसी तरह
वहाँ की लेबर फोर्स को भी एम्प्लॉयमेंट दिलाना ज़रूरी है। तो ये जो रूरल सेक्टर में रह गई पॉपुलेशन, जिन्हें जॉब्स नहीं मिल पाई, उन्होंने किया माइग्रेशन। कहाँ पर? अर्बन एरियाज में। देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स। जॉब सर्च करने के लिए वो अर्बन एरियाज में आ गए। जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे कई बार सुनने में आता है कि हाँ, हम राजस्थान से आए हैं, हम गुजरात, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ऐसे कई सारे स्टेट से यहाँ पर जॉब्स की सर्च में लोग आते रहते हैं एंड कई यहीं पे सेटल हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें यहाँ पर आकर भी जॉब्स नहीं मिल पाती। दिस हैज इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में काम ढूंढने आई, बट यहाँ भी उन्हें काम नहीं मिल पाया एंड सो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। यू शुड नो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम इतनी देर से देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस, टाइप्स, तो उनसे अंत में होता क्या है? इकोनॉमिकली वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यस, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल हो रही है, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज तो मैटर करेंगे ही। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स। अवेयरनेस क्रिएट करने की तो कमी है ही, बट सारा कंसंट्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर आ जाएगा तो बाकी लोगों के बाकी एस्पेक्ट्स के वेलफेयर कैसे कर पाएंगे? जैसे हेल्थ केयर, माल न्यूट्रिशन, देयर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, उन सब के लिए तो कभी वेलफेयर स्कीम्स कब आएंगी पता नहीं, उनके लिए तो बाद में ध्यान देंगे। बट एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो अवेलेबल हो जाएंगी अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो। पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। पॉवर्टी के दो प्रकार होते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। और यहाँ पे हम बात करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि जो भी परिवार है वो अपनी बेसिक नीड्स पे फुलफिल नहीं कर पा रहा एंड उसका मिनिमम कैलोरी इंटेक जितना उसे दिन भर में खाना एंड न्यूट्रिशन कंज्यूम करना चाहिए उतना वो नहीं कर रहा। एंड इनकम इनइक्वालिटी समवेयर रिलेटिव पॉवर्टी से रिलेट करती है। यानी जैसे एक इंसान महीने का 1 लाख कमाता है, दूसरा इंसान महीने का 1.5 लाख कमाता है, तो जस्ट बिकॉज वो दोनों पड़ोसी हैं और एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए महीने का 1 लाख कमाने वाला सोशल हिसाबदारे से अपने आप को 1.5 लाख वाले से कम मानेगा, या हो सकता है सेकंड पर्सन शो ऑफ करे। तो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं तो गरीबों के गरीब हैं, कहीं राजाओं महाराजाओं के महाराजा हैं। ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। ये देखिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? इट इज द पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज नाइदर टैक्स्ड नॉर मॉनिटर्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी वहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं लगता एंड गवर्नमेंट मॉनिटर भी नहीं करती, देखती भी नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसी तरह जैसे इन्होंने कहा है इनफॉर्मल सेक्टर, तो इस कंटेक्स्ट में वो कैसा होगा? अगर लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो वो टैक्स कैसे भरेगा? दैट मीन्स टैक्स ना भरने वाला सेक्टर बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो रहा है एंड अगर गवर्नमेंट कम कमा रही है तो वेलफेयर स्कीम्स भी कम आएंगी। एंड फिफ्थ वी हैव हाई डिपेंडेंसी रेशो। हम क्या देखते हैं, एक घर में 1 या 2 लोग कमा रहे होते हैं। अगर घर 4 लोगों का है तो उसमें से 1 या 2 ही कमाते हैं। 6-8 लोगों का घर है तो उसमें 3-4 कमाते हैं। बट ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने के लिए एबल है एंड फिट भी है, बट उसे किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, उसके घर में तो डिपेंडेंट ज़्यादा है, यानी कमाने वाले कम हैं एंड उनसे घर खर्च ज़्यादा लोगों के लिए निकालना है। देन सोशल इफेक्ट्स क्या है? सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट। अरे भाई, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा है पर उसको जॉब नहीं मिल पा रही, वो बोलेगा मैंने इतने पैसे लगाए माँ बाप के एंड अब मैं उनको रिटर्न नहीं दे पा रहा, मैं अपनी लाइफ में सेटल कैसे होऊंगा, क्या करूंगा जीवन में? ऐसी कई प्रकार की टेंशन आ जाती है, अनरेस्ट आ जाता है, अब क्या होगा, कैसे होगा। देन लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। जो जॉब नहीं कर पा रहा है, उसे जॉब मिल नहीं पा रही है, वो अपने आप पर शक करने लग जाता है, मुझ में कोई कमी है क्या? उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एंड वो हेल्पलेस फील करने लग जाता है। उसे लगता है कि अब कौन और कैसे मेरी मदद कर पाएगा। तो उसके लिए कुछ जनरल मेजर्स होती हैं जिनसे हम रिड्यूस कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट मेजर है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। वी नो दैट मोस्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इज एग्रेरियन। ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगी है, तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। दैट मीन्स मोर पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड। प्रोविजन फॉर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर इज नॉट द ओनली ऑक्यूपेशन और ओनली करियर टू पर्सन, तो हमें लगेंगे अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, कोई और इंडस्ट्रीज हों, या लोग अपना खुद का स्मॉल स्केल बिजनेस बना सकते हैं। कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म भी खोल सकते हैं। और इसके अलावा भी जो भी अल्टरनेटिव्स हैं एग्रीकल्चर के अलावा, वो सब हमें बढ़ाने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल्स, रोडवेज, ब्रिजेस एक्सेट्रा, अगर ये और तादाद में बनाए जाएंगे तो उनके लिए और मजदूर लगेंगे। वो कहाँ से आएंगे? दैट मीन्स कि और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। रिफॉर्म्स इन द एजुकेशनल सिस्टम, अगर किताबों में ही वही पढ़ाया जाए
जो आगे चल के एक इंसान को करना है तो कितना अच्छा होगा। दैट मीन्स हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी भी इंसान की नॉलेज लेवल इतनी बढ़ जाए कि वो हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम करना तो जानता ही हो, एंड देन थोड़ा स्पेशलाइजेशन कोर्स करने के बाद में, थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद में वो अपना मनचाहा काम कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स रहते हैं वहाँ पे न्यू ऑक्यूपेशंस आते हैं, जैसे टूरिस्ट गाइड्स, तो वो बढ़ गए तो दैट मीन्स पीपल देयर गॉट एम्प्लॉयमेंट। जो भी वहाँ पे होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसे बूस्ट मिलता है। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, इंडिया में लेबर एबंडेंटली अवेलेबल है, पर फिर भी कई बिजनेसेस लेबर की जगह कैपिटल को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो चीपर भी रहता है और काम भी ज़्यादा करके देता है। पर जो इंडस्ट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं एटलीस्ट वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज कर सकती हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी, आपने सुना ही होगा। आईसीटी बनाई क्यों है? लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए। द वर्ल्ड हैज कम क्लोजर ड्यू टू आईटी एंड आईसीटी। तो इस ग्रोइंग सेक्टर को अगर बूस्ट मिलेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और ट्रेमेंडसली इंक्रीज होंगी। वरना आजकल क्या हो रहा है, लोग पढ़ते तो है आईटी लेकिन बाद में एमएनसीज में जॉब ढूंढते हैं या दूसरे देशों में चले जाते हैं। बट अगर आईटी और आईसीटी इंडिया में ही बढ़ जाए तो इंडिया से पढ़े हुए टेक्नीशियंस इंडिया में रहकर इंडिया के लिए काम करेंगे और भारत में रहने वाले कमाने वालों की तादाद बढ़ाएंगे, जिससे इवेंचुअली डिपेंडेंट्स कम हो जाएंगे। एंड कोई आईटी की जॉब रहे तो वो तो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, विच मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज, आजकल भारत में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाने लग गई है, यानी कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग। जिस फील्ड में जिस पद पर आपको काम करना है वहाँ एग्जैक्टली आपको क्या काम करना है वही आपको सिखा दिया जाएगा। एंड अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। वो बोलते हैं ना, एक्चुअल में काम करने में और थियोरी में पढ़ने में फ़र्क होता है, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बहुत ज़रूरी है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज आएंगी तो रूरल एरियाज़ में रहने वालों को भी एम्प्लॉयमेंट वहीं के वहीं मिल जाएगा। दैट मीन्स माइग्रेशन भी कम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते तो खुद के लिए काम करिए, अपना मालिक खुद बनिए और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल लीजिए। एक्सरसाइज के फायदे आपको ओसीएम में डिटेल में देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट मेजर क्या है? ईजीएस, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया ऑन 28 मार्च 1972 बैक देन। This scheme was intended to provide productive employment to the rural population and thereby solve the problem of rural unemployment and poverty. ठीक है, गांव के लोगों को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिलवाना है, यानी कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिससे उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाए। इससे क्या होगा, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट भी घटेगा और अगर लोग एम्प्लॉयड हैं तो उनके पास में पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी घटेगी। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट अश्योर्स टू प्रोवाइड मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितने की जरूरत है कम से कम उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मिलनी चाहिए। ड्यू टू इट्स सक्सेस इन महाराष्ट्र, ईजीएस वाज इम्प्लीमेंटेड इन अदर स्टेट्स एज वेल। महाराष्ट्र में ये स्कीम काम कर गई, इसलिए उसे बाकी स्टेट्स में भी लागू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY. This scheme was launched in April 1999 after restructuring the Integrated Rural Development Program (IRDP) and allied schemes. It is the only self-employment scheme for the rural poor in India. कोई गांव के गरीब लोग अगर हैं भारत में तो उनके लिए ये एकमात्र सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार, ठीक है। स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली, 50 ईयर्स। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था और ये 1999 की है, मतलब 50 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में बनाई गई ग्राम यानी रूरल एरियाज के लिए स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना यानी स्कीम। गॉट इट? फिर ये देखिए नेक्स्ट वाली भी स्वर्ण जयंती यानी 50 ईयर्स कंप्लीटेड शहरी रोजगार योजना, शहर में अर्बन एरियाज में रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम, SJSRY. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 1997। ये देखिए ये वाली बराबर इंडिपेंडेंस वाले साल पे आई, 7। इट प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था ना अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड का, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे। इट इंक्लूडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, स्किल ट्रेनिंग भी दी गई थी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी किए गए थे, वुमेन के लिए अलग से किए गए थे। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन,
जिनके पास में एम्प्लॉयमेंट है उन्हें प्रमोशन कैसे मिले। एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जितना अर्बन एरियाज में अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए वेजेस मिलने चाहिए कि इंसान को उतने मिलने चाहिए, और उतने वेजेस मिले उसके लिए उतनी प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, इसके लिए प्रोग्राम। फॉर द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर 75% ऑफ द कॉस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर 25% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, सीजी का 75, एसजी का 25%। इसके बाद में है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY। This scheme is being implemented since 1993 to create and provide sustainable self-employment opportunities to more than 1 million educated unemployed youth। हमने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, पर वो लॉन्ग टर्म में चलेगा कैसे? कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, गवर्नमेंट किसी तरह फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए। और किसकी मदद करेगी इस स्कीम के तहत? मोर देन 1 मिलियन, यानी 10 लाख से ज्यादा एजुकेटेड, पढ़े लिखे पर फिर भी अनएम्प्लॉयड यूथ को, यूथ हाँ, यंग जनरेशन, क्योंकि भारत में तो यंग जनरेशन भी भर भर के है। देन ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम, ये आई थी यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन करने के लिए। ये स्टार्ट हुई 1979 से, और फिर 1993 में जाके इन्होंने ये सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए ये योजना बनाई। सो ट्राइसेम वाज इनिशिएटेड इन 1979 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अमंग द रूरल यूथ। ये रूरल एरियाज के यूथ के लिए आई। It aimed at training about 2 lakh rural youth every year to enable them to become self-employed। तो 1979 से 14-15 साल तक हर साल 2 लाख रूरल यूथ को ट्रेन किया गया सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए। 14-15 साल क्यों? उसके बाद में 1993 में ये वाली योजना आई जो सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देने लगी, फोकस करने लगी। ट्राइसेम वॉज मर्ज्ड इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY इन अप्रैल 1999। जब SGSY आया तो उसमें इसको मर्ज कर दिया गया। इसके बाद है जवाहर रोजगार योजना। ऑन 1 अप्रैल 1989 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, द जवाहर रोजगार योजना फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। जो भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, यानी जिससे उनकी अच्छी खासी इनकम हो सके। It was restricted to rural areas, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए आई। With effect from April 1999, it was renamed as जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अप्रैल 1999 में इतना क्या हुआ था, याद करिए, लास्ट पॉइंट में दिखा ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी, जिसी के साथ उन्होंने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी रीनेम कर दी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGS। Since 2 October 2009, National Rural Employment Guarantee Scheme has been renamed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme। ठीक है, पहले ये NREGS था। कैसा? NREGS। This scheme provides at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस दौरान लोगों को कम से कम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए जिसमें उन्हें वेजेस मिले। ऐसे नहीं बस एम्प्लॉयमेंट दिलवा दी, रोज जाके काम कर रहे हैं, 2-4 दिन का काम का पैसा ही नहीं दिया, वैसे नहीं चलेगा। टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड। जो भी अनस्किल्ड काम है जैसे मजदूरी का, वो हर रूरल एरिया के घर को उसके एक एडल्ट मेंबर को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो रूरल एरिया में रहता है और उसके पास में एक एडल्ट मेंबर है जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है। अब नॉर्मली वो एक घर में एक ही जन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। हर घर में इनकम किसी ना किसी तरह आनी चाहिए। अब अगर पूरे गांव में बस 5-6 घरों में हम एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे और बाकी जो 15-20 घर है उनमें नहीं दिलवाएंगे, तो जरूरी नहीं है वो 5-6 घर पूरे गाँव को संभालें। हाँ, अगर ज्यादा प्रेम हुआ तो संभाल भी सकते हैं, पर वो एक रेयर केस है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। ये आ गए हम 21st सेंचुरी में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्लेसमेंट भी दिलवाया जाएगा जैसे कॉलेजेस में होता है ना, यहाँ पे प्लेसमेंट 100% है, 90% है, 99% है। ऐसे जो कॉलेजेस क्लेम करते हैं वैसा ही क्लेम इस योजना के तहत भी किया गया, विच वॉज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अनाउंस्ड ऑन September 23, 2014। ठीक है, यानी ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की योजना है। द मिशन ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी कम करनी है, एज वेल एज प्रोवाइड गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। बस घर चल रहा है वैसा नहीं, गेनफुल हो, लोगों को अच्छी खासी इनकम मिले, लंबे समय के लिए मिले थ्रू रेगुलर वेजेस,
टाइम टाइम पे समय समय पे वेजेस उन्हें मिलते रहें। द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑन द रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज। गांव के गरीब युवा इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। गॉट इट? 15 से 35 बरस के गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. The first national policy on skill development was notified in 2009 to promote private sector participation via innovative funding models. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, उसके तहत हमारी इकोनॉमी में जो भी चेंजेस लाने थे वो अभी भी जारी हैं, जिसका एक मोटो था प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, क्योंकि पहले सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में रहता था। गवर्नमेंट चाहेगी तो ये चीज़ होगी, गवर्नमेंट चाहेगी तो वो चीज़ होगी। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ उतनी नहीं थी, उतनी प्रिवेलेंट नहीं थी, पर एलपीजी ने उसे आसान कर दिया। The objective of this scheme is to coordinate and strengthen factors essential for growth of entrepreneurship across the country. Entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम आई थी। This would include 1. Promote entrepreneurship culture. आप में से शार्क टैंक किस किसने देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसमें आपने एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इनोवेशन ऐसे शब्द जरूर सुने होंगे। उसी पे बेस्ड थी ये स्कीम। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास में कुछ सोशल स्किल्स होने चाहिए, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। वो आपको दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के बीच रहकर ही समझ में आएगा। तो ऐसे का एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इवन इन इंडिया, बट स्टिल हर गांव तक, कोने कोने तक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर पहुंचाना इस स्कीम का काम है, मोटो है। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वायबल करियर ऑप्शन थ्रू एडवोकेसी। हम बोलते हैं ना, स्प्रेड द इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो उसी तरह जब जनरली लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे, और जैसे लोग सोचते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, वैसे मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा, एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं। एंड नॉट फॉर देयर चाइल्ड, बट जो भी है, हमें अपना करियर खुद चूज करना है। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में भी जा सकते हैं। ये एज अ करियर ऑप्शन हमें हमेशा ओपन रखना चाहिए। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन। वुमेन हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट है, और अगर आप सिर्फ मेल्स ही मेल्स को पढ़ाते रहेंगे, जो काम करेंगे मेल्स ही करेंगे, तो आपके डेमोग्राफिक्स बराबर कैसे होंगे? ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क लाना है तो ओवरऑल इकोनॉमी को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी तो सब कुशल मंगल होगा। इसके बाद में है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इसके बारे में जरूर सुना होगा। It was introduced in January 2016 with an aspiration to impart more strength and inspiration to the talented young generation of India to do something new for India and humanity. जनवरी 2016 में आई हुई स्कीम जो चाहती है भारत की टैलेंटेड यंग जनरेशन को स्ट्रेंथ यानी ताकत देना और इंस्पिरेशन कर देना, उन्हें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। किस काम के लिए? टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया भारत के लिए और इंसानियत के लिए। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। एंड आखिरी स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 to 20. The objective of this scheme is to encourage skill development among youth by providing monetary rewards for successful completion of approved training programs. बस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीट करने के लिए आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कमाओगे तो मिलेगा, नहीं, बस इनकी ट्रेनिंग कर लो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। इसके लिए द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ बजट ऑफ ₹12,000 करोड़ टिल 2020 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। गवर्नमेंट ने इसके लिए 12,000 करोड़ का बजट रखा एंड अब ये स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड योर सजेशंस आर वेलकम टू। कुछ लगे आपको कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ एक बार ये लेक्चर सुनने के बाद में अपने आप से इसको रीड कीजिए। मेरा मानना है हमें पहले एक बार अपने आप से रीड करके देखना चाहिए चैप्टर। अगर हमें जितना भी जो भी समझ में आ रहा है ऊपर ऊपर से नॉवल की तरह भी पढ़ेंगे तो चलेगा। उसके बाद में एक लेक्चर देखना चाहिए और वो लेक्चर देखने के बाद में वापस पलट के चैप्टर पढ़ना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि हमारा 3 बार रिविजन हो जाएगा एक ही चैप्टर का और ऐसा फिट बैठेगा ना दिमाग में, कभी नहीं भूलोगे। फिर अगर आप हफ्ता 10 दिन बाद में भी रिविजन करते हैं तो आपको सब पूरा समझ में आएगा एंड ज़्यादातर चीज़ें ऐसी नहीं लगेगी कि पहली बार पढ़ रहे हैं क्या। ओके, ठीक है, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एंड पूरी कोशिश करिए एंड ऑफ कोर्स आपको इस एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आना है, अनएम्प्लॉयड की नहीं, ठीक है। अगर आपके कोई एस्पिरेशंस है, सोच रखा है आगे चल के क्या करना है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। फाइन, तो बचते हैं बस 3 चैप्टर एंड हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड।